Yes, very good evening everyone. Today we are starting with the lecture number 4 for RPSC BADM. So please do join everyone. जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. Today's topic is for presentation that is called performance appraisal. जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करिए. Please join everyone so we can start today's lecture. For all those candidates who are joining in the very first time, please do like and subscribe my channel. जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई विल कम ऑनलाइन नेक्स्ट टाइम. We are starting the class within a very few seconds. Yes. So today's presentation topic is performance appraisal. So all those candidates who are joining in the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, Amity University, Sarda, IFMTR, यूपी गवर्नमेंट. तो कई सारे यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं. मेंटर्ड एंड गाइडेंस मोर देन 1000+ कैंडिडेट, 1000 से ज्यादा बच्चों को पिछले 11 सालों में नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा चुके हैं मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में. क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ 4 times in कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. पब्लिश मोर देन 20 रिसर्च पेपर इन इंडेक्स जर्नल्स लाइक स्कोपस, टीआर, UGC केयर, UGC लिस्टेड. MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MCOM IB, MA इकोनॉमिक्स एंड PhD अप्लाइड इकोनॉमिक्स. बहुत लंबे समय से लगातार मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की नेट की क्लासेस पढ़ा रहे हो. कई सारे आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की, AP की वैकेंसीज के लिए जब भी फॉर्म आए वाले, यूपी की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, मध्य प्रदेश की बात करिए, तो लगातार पढ़ा रहे हैं. So today's topic for presentation is that is called performance appraisal. What is all about the performance appraisal? Yesterday only we have been discussed about what we call recruitment and selection. आज हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? जैसे कि हम लोग को पता है, किसी भी संगठन में काम करिए, किसी भी संस्था में काम करिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करिए, तो एक एनुअली बेसिस पर हम लोग एक इंडिविजुअल इंसान की परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं. कोई लंबे समय तक ये काम करेगा, किसी ने एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे अप्लाई किया, ज्वाइन किया है, तो लंबे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो कहीं ना कहीं मैनेजर भी बनेगा. तो सरकारी संस्थाओं की बात करिए, प्राइवेट संगठन की बात करिए, बट कहीं ना कहीं हम लोग को हर टाइप के संगठन में, ऑर्गेनाइजेशंस में उन लोगों का अप्रेजल करना पड़ता है, सैलरी इंक्रीमेंट करना पड़ता है 4%, 5%, 6% डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. बट किस बेसिस पे हम लोग उनका अप्रेजल करेंगे, किस बेसिस पर उनका प्रमोशन करेंगे? Okay, so that is all about the performance appraisal. Performance appraisal, employees appraisal, performance review or career development, discussion in a method by which do job performance of an employee is evaluated. हम लोग एक इंसान की जॉब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं ऑन द एनुअली बेसिस पर, जनरली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कैसा काम किया, कितना काम किया, कितना सैलरी दे रहे हैं, कॉस्टिंग कितना लगा, टाइमिंग कितना लिया, टिपिकली बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मैनेजर और सुपरवाइजर. जो भी आपका इमीडिएट मैनेजर होता है वो मैक्सिमम टाइम यही होता है, अधिकतम टाइम यही होता है कि वही आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है अलॉन्ग विद द HR मैनेजर. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल वंस द एम्प्लॉयर हैज पुट इन अराउंड 1 year ऑफ सर्विस.
जब एक इंसान 1 साल तक की एक संगठन में लगातार काम करता रहता है तो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। उसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे उसका प्रमोशन करते हैं हम लोग, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, उनकी सैलरी डिसाइड होती है, कितना इंक्रीमेंट देना है, कितना इंक्रीमेंट नहीं देना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल अबाउट द अप्रेजल ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। एक संगठन में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनके प्रदर्शन को, उनकी परफॉर्मेंस को जज करना, अप्रेज करना, इवेलुएट करना, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, नेट में और आरपीएससी में डेफिनेशंस भी बहुत सारी पूछी जाती है, किसने डेफिनेशंस कौन सी दिया। तो एडविन फिलिपो के अनुसार क्या डेफिनेशन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए वेरी सिस्टमेटिक, पीरियोडिक, सो फॉर एज ह्यूमनली पॉसिबल एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीलेंस इन मैटर्स pertaining to his present job and to his potentials for a better job। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक, एक पीरियोडिक, एक सिस्टमेटिकली हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है एक इंसान की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। इम्पार्शियल, बिना भेदभाव के, बिना बायसनेस के हम एक इंसान की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, उसको रेटिंग देंगे, जिससे पता चल सके कि एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर्स परटेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब, अभी वो कहां पर है और उसके अंदर जो पोटेंशियल्स है, जो और बेटर जॉब कैसे कर सकता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल अबाउट टू एनालाइज और इवेलुएट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सो वी कैन इवेलुएट, वी कैन अप्रेज देयर सैलरी, we can increase their salary, we can increase their designation. That is all about the performance appraisal. According to the Scott, Clothier and Springle ने क्या कहा बोला है, performance appraisal is a record of progress for apprentice and regular employees as a guide in making promotions, transfer or demotions, as a guide in making list for bonus distribution, for seniority consideration, for rates of pay, as an instrument for discovering hidden genius, as a sources of information that makes conference with the employee helpful। तो कई सारे कारणों की वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। प्रमोशन की वजह से, ट्रांसफर कर रहा है किसी को, कोई अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको डिमोशन भी किया जाएगा। बोनस डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस सैलरी, बोनस बढ़ाना है, उसका बोनस डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सैलरी बढ़ानी है। तो कई सारे कारणों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक इंसान का, एक उसका परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। उसी परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के बेसिस पे उसको हम लोग प्रमोशन, डिमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अब आया ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रेजल, टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉइज ऑन देयर प्रेजेंट जॉब सो डिसाइड देयर बेनिफिट। एक इंसान की इफेक्टिवनेस पता करने के लिए, उसकी प्रेजेंट जॉब में इफेक्टिवनेस कितना है, कितने प्रभावशाली तरीके से वो काम कर रहा है, उसको पता करने के लिए हम लोग अप्रेजल करते हैं। टू आइडेंटिफाई द शॉर्टकमिंग्स ऑफ एम्प्लॉइज सो एज टू ओवरकम देम थ्रू सिस्टमेटिक गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। अगर कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉइज कहीं पर शॉर्टकमिंग्स आ रही है, कहीं पर उसकी कमजोरी है, कहीं पर वीकनेस है, तो उसको उसको कैसे पूरा करेंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सिस्टमेटिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि whatever the shortcomings they have, will try to resolve those problems। जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स वो फेस कर रहा है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे कैसे, एक सिस्टमेटिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे उसको और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। टू फाइंड आउट देयर पोटेंशियल फॉर प्रमोशंस एंड एडवांसमेंट, सीधी सी बात है, टू फाइंड आउट देयर पोटेंशियल फॉर प्रमोशंस एंड एडवांसमेंट। को प्रमोशन करना होगा, एडवांसमेंट करना होगा, एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है अप्रेजल का। अब आया पर्पजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन अबाउट द सैलरी इंक्रीज ऑफ एन एम्प्लॉइज। हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल एक मदद करता है कि प्रबंधन को, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को, कि उसकी सैलरी का कितना % इंक्रीमेंट करना है। द कंटिन्यूअस एम्प्लॉय इवोल्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इन जॉब परफॉर्मेंस। एक इंसान की क्वालिटी इंप्रूव करना है, उसको अपनी जॉब परफॉर्मेंस में उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी शॉर्टकमिंग्स होंगी, जो भी उसकी कमियां होंगी, उसको बताया जाएगा ताकि वो उन कमियों को ओवरकम कर सके और अपनी जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। द परफॉर्मेंस अप्रेजल ब्रिंग आउट द फैसिलिटीज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉइज व्हेन द मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो कई सारे द परफॉर्मेंस अप्रेजल ब्रिंग आउट द फैसिलिटीज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉइज व्हेन द मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्ड। जब एक प्रबंधन, मैनेजमेंट एक प्रिपेयर होता है टू प्रोवाइड द एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब हम किसी इंसान को इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए वी आर ट्राई टू प्रोवाइड द एडुकेट फैसिलिटीज सो ही और सी कैन वर्क इन अ परफेक्ट मैनर।
इट मिनिमाइज द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को कम करता है. प्रमोशन इज गिवन टू एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. प्रमोशन इज गिवन टू एन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. में प्रमोशन कैसे देते हैं? एक इंसान की परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे उसको हम लोग प्रमोट करते हैं. द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एन एम्प्लॉयज कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल. अगर किसी इंसान की कोई कमियां हैं, कोई शॉर्टकमिंग्स आ रही है, तो उस इंसान को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, ताकि उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज हो सके. द डिसीजन फॉर डिस्चार्जिंग एन एम्प्लॉयज. परफॉर्मेंस अप्रेजल यूज टू ट्रांसफर ए पर्सन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक शहर से दूसरे शहर. तो कई सारे तरीके के हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू. द ग्रीवेंसेस ऑफ एन एम्प्लॉय आर एलिमिनेटेड थ्रू द परफॉर्मेंस अप्रेजल. एक एम्प्लॉयज के जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी परेशान है अगर डिपार्टमेंट से या संगठन से, तो उन ग्रीवेंसेस को हम लोग एलिमिनेट मतलब हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं. जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज द मोरल. जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज द मोरल. अब आया कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल अप्रेजल. कॉन्सेप्ट अप्रेजल शुड बी इन राइटिंग कैरिड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. अप्रेजल एक रिटर्न में होना चाहिए और एक साल में एक बार होना चाहिए. जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, नोट्स आपको हिंदी में प्रोवाइड कर देंगे, आप अभी चीजें समझ लीजिए. एक साल में एक बार उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहिए और इट शुड बी इन अ रिटर्न. परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद द एम्प्लॉय. परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो भी इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना चाहिए. एम्प्लॉयज शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड इन राइटिंग टू द अप्रेजल. ठीक है. एम्प्लॉयज शुड हैव अ मैकेनिज्म टू अपील द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करिए, अगर कोई भी एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अप्रेजल से खुश नहीं है तो वो उसको अपील कर सके. ठीक है, मतलब दोबारा एक्शन ले सके. मतलब आपने 2% इंक्रीमेंट दिया, एम्प्लॉय समझता नहीं हमको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए 6% या 7%, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो एक अपील करने का मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वो दोबारा संगठन को बोल सके, ऑर्गेनाइजेशंस को बोल सके कि आपको यू हैव टू बी रीलुक, आपको दोबारा देखना चाहिए इसको. तो दैट इज ऑल अबाउट द कि एम्प्लॉय शुड हैव मैकेनिज्म. एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो अपने रिजल्ट, जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के परिणाम आए हैं, उसको अपील कर सके. ठीक है. मैनेजर शुड हैव एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द एम्प्लॉयज. Answer Dottel, notes on the employee's performance should be kept during the entire evaluation period. Next है, evaluator should be trained to carry out the performance appraisal. जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, उसके पास एक सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी खुद वो भी ट्रेंड होना चाहिए. क्योंकि मान लीजिए कि एक XYZ मैनेजर है, उसके अंदर खुद ही कैपेसिटी नहीं है, वो खुद ही क्वालिफाइड नहीं है दूसरे को जज करने का, तो how anybody will be able to judge? So that is all about the things कि employees should be trained to carry out the performance of appraisal process. Performance appraisal should focus on employees behavior result rather than personal traits or characteristics. Okay, employees उसकी personal traits और characteristics से मतलब नहीं है, हमको उसकी performance पे बात करना है, employees के behavior पे बात करना है, और उसकी performance को देख के हमको उसको result देना है, उसकी performance को evaluate करना है. पर्सनल ट्रेड्स के बेसिस पे, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम किसी को जज नहीं करेंगे. अब आया प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? सिंगल एम्प्लॉय रेटेड बाय 2 रेटर्स. एक जो जहां पर केवल सिंगल एम्प्लॉय है वो कम से कम 2 रेटर्स, 2 लोगों के द्वारा इवेल्युएट होना चाहिए. कंटिन्यूअस एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज एसेंशियल टू मेक इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. Continuous and personal observation of employee is essential to make the effective personal performance appraisal. The rating should be done by an immediate supervisor of any subordinate in the organization. जो एक immediate supervisor होता है, immediate supervisor जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, भाई, क्योंकि उसी को पता होता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है. क्योंकि एट द हैंड यू हैव टू बी रिपोर्ट द इमीडिएट सुपरवाइजर. तो अगर इमीडिएट सुपरवाइजर परफॉर्मेंस को अप्रेज करेगा तो परिणाम, रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो दैट इज द ओनली रीजन रेटिंग शुड बी डन बाय एन इमीडिएट सुपरवाइजर ऑफ एन सबऑर्डिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेपरेट डिपार्टमेंट में बी क्रिएटेड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. एक अलग ही एक अपने आप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो क्या करेगा,
परफॉर्मेंस को अप्रेजल करेगा। एचआर के अंदर एक पेरोल वाले लोग अलग होते हैं, रिक्रूटमेंट के लोग अलग होते हैं, प्रमोशन सैलरी देने वाले दैट इज का परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले लोग अलग होते हैं। तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि वो विदाउट एनी पार्सलिटी के, विदाउट एनी बायसनेस के वो अच्छी तरीके से इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सके। द रेटिंग इज कन्वेड टू द कंसर्न एम्प्लॉइज, और जो भी रेटिंग मिल रहा है, जो जैसा भी वो परफॉर्म कर रहा है उसको, जैसे भी परफॉर्मेंस अप्रेजल उसकी कर रहा है उसको बता देना चाहिए। द प्लस पॉइंट ऑफ एन एम्प्लॉय शुड बी रिकॉग्नाइज, एट द सेम टाइम द माइनस पॉइंट शुड नॉट बी हाईलाइटेड टू मच। यस, बहुत बहुत बड़ी बात है, हर किसी के प्लस पॉइंट है उसको रिकॉग्नाइज करिए। सिंगल एम्प्लॉयज इज रेटेड बाय द टू रेटर्स, मतलब है जहां पर केवल एक ही एम्प्लॉयज है एक संगठन के अंदर, मान ली सपोज दैट एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही एम्प्लॉयज काम कर रहा है, एक मैनेजर एक एम्प्लॉयज है, तो उसको एटलीस्ट दो लोग उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। एक मान लीजिए इमीडिएट सुपरवाइजर उसको इवेल्युएट करेगा, दूसरा उसको कौन इवेल्युएट करेगा, दूसरा उसको एचआर मैनेजर इवेल्युएट करेगा। तो सिंगल एम्प्लॉय रेटेड बाय द टू रेटर्स, क्योंकि अकेला हो सकता है, एक इंसान एक को अगर रेट करेगा तो बायसनेस होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। दैट इज द ओनली रीजन वी आर ऑप्टिंग फॉर द एटलीस्ट टू रेटर्स। अगर दो लोग करेंगे दोनों का अलग अलग हो सकता, अलग अलग लोगों का व्यूज हो, अलग अलग रिजल्ट आए, तो दैट इज द ओनली रीजन वी आर ऑप्टिंग फॉर द टू रेटर्स। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉइज। यस, द स्टैंडर्ड फॉर ईच जॉब शुड बी डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट। यस, जो स्टैंडर्ड सेट करना है कि आपको मान लीजिए सेल्स टीम में काम कर रहे हैं, आपको बोला था कि आपको एक महीने में 100 मार्कर सेल कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा, स्टैंडर्ड सेट करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑलवेज शुड बी डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड को ही हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच आउट करेंगे। हमने आपको बोला था कि एक साल में आपको 500 मार्कर सेल कर रहे हैं, आपने अगर 500 से 550 कर दिए तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, 450 करें तो आपकी डिमोशन होगा। तो दैट इज द थिंग कि आपकी स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेपरेट प्रिंटेड फॉर्म शुड बी यूज फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल टू ईच जॉब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब। एक अलग अलग फॉर्म, सेपरेट प्रिंटेड फॉर्म हम लोगों को यूज करना चाहिए, ईच जॉब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द जॉब। जैसी जॉब है उसके जॉब के अनुसार अलग अलग फॉर्म फिल करवाएंगे अलग अलग लोगों से। यहां तक कोई डाउट, एक किसी को कोई डाउट प्रिंसिपल्स में, कॉन्सेप्ट में, ऑब्जेक्टिव में, पर्पस में? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी। चलो, वी आर मूविंग फर्दर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, स्टेब्लिशिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सबसे फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टेप कर हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे कि आपको क्योंकि बाद में तभी तो मैच आउट कर पाओगे ना। फिर कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड, फिर कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड टू द एम्प्लॉइज, फिर एम्प्लॉइज जो लोग काम कर रहे हैं एक संगठन में, जितने लोग भी काम कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट कर देंगे, उसको बता देंगे क्या क्या स्टैंडर्ड है, क्योंकि एट द एंड काम किसको करना है, काम तो एम्प्लॉइज को ही करना है। तो एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टैंडर्ड है काम के। फिर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हम लोग मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, हम फिर जो लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। फिर फाइनली फोर्थ, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। आपने स्टैंडर्ड जो भी सेट किए, बाद में जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस में आया उसका 50 मार्कर सेल किए, आपकी डिजायर्ड या जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसमें 100 मार्कर्स आपने बोला था, तो कहीं ना कहीं ही और सी अचीव ओनली 50% ऑफ द टोटल टारगेट। तो दैट इज द थिंग कि वी हैव टू बी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। फिर फाइनली डिस्कशन द रिजल्ट, देन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कितना परसेंट उसको इवेल्युएशन करना है, प्रमोशन करना है, ट्रांसफर करना है, डिमोशन करना है, टर्मिनेशन करना है। तो वट एवर द डिसीजन यू जस्ट वांट टू टेक, यू कैन टेक द डिसीजन। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। स्टेब्लिशिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड,
communicating the standard, measuring the actual performance, comparing the actual performance with the desired performance, discussing the result, then decision making. Clear? Without ये वही हो गया. Establish 1 2 3 4 5 6. ठीक है. विदाउट क्लियर है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. अब है एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. व्हाट आर द एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, कौन कौन से टाइप के एरर्स आ सकते हैं. एरर्स या लिमिटेशंस कुछ भी बोल सकते हैं इसको, हम लोग इसको एरर्स बोलेंगे. एरर से बहुत बार क्वेश्चन यूजीसी नेट में और बहुत कमीशंस में भी बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं. व्हाट आर द एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. किन किन गलतियों की वजह से परफॉर्मेंस अप्रेजल सही से इवेल्युएट नहीं हो पाता. पहला हो गया हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट क्या होता है. इन दिस केस द सुपीरियर अप्रेज द पर्सन ऑन सर्टेन पॉजिटिव क्वालिटीज ओनली. द नेगेटिव ट्रेड्स आर नॉट कंसिडर्ड. Such an appraisal will not give a true picture about the employees, and in some cases employees who don't deserve promotions may get it. तो हेलो इफेक्ट क्या होता है. हेलो इफेक्ट में जो सुपरवाइजर होता है या आपका जो इमीडिएट बॉस होता है वो केवल सर्टेन पॉजिटिव क्वालिटीज को. हॉर्न इफेक्ट और हेलो इफेक्ट में केवल यही डिफरेंस है. इसमें हम लोग निगेटिव क्वालिटीज को देखते हैं, इसमें हम लोग पॉजिटिव क्वालिटीज को देखते हैं. केवल पॉजिटिवली चीजें देखेंगे हम लोग और उन पॉजिटिव क्वालिटीज की वजह से हम लोग उसका क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे. तो ऐसे लोगों को भी और नेगेटिव ट्रेड्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते. तो ऐसे लोगों को भी अप्रेजल और प्रमोशन मिल जाता है जो एक्चुअली में डिजर्व नहीं करते हैं. तो क्योंकि अगर हम लोग किसी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसकी हमको ओवरऑल परफॉर्मेंस जज करना चाहिए. वट एवर द नेगेटिव पॉइंट ही और सी हैज या वट एवर द पॉजिटिव पॉइंट जो भी है, नेगेटिव पॉइंट सब भी है, सबको कंसोलिडेट करके फाइनली वी शुड टेक द डिसीजन. वो फाइनली टेक डिसीजन लेना चाहिए ना. बट व्हाट एक्चुअली वी डू इन हेलो इफेक्ट, हम लोग केवल पॉजिटिव क्वालिटीज को देखते हैं. पॉजिटिव क्वालिटीज को देखने के बाद हम लोग नेगेटिव ट्रेड्स को कंसीडर नहीं करते और पॉजिटिव ट्रेड्स की बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको एम्प्लॉयज को प्रमोशन या अप्रेजल दे देते हैं. उसके चक्कर में क्या होता है, ऐसे लोगों को भी प्रमोशन मिल जाता है जो एक्चुअली में डिजर्व नहीं करते. आवाज बहुत कम आ रहा है. मेरे मोबाइल में तो ठीक आवाज आ रहा है अविनाश जी. वॉल्यूम तेज करिए क्योंकि हम तो बहुत तेज बोल रहे हैं और आवाज भी ठीक आ रहा है. आप लोग को आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है आप लोग को. ठीक है चलिए. तो हेलो इफेक्ट में हो गया हमारा. हेलो इफेक्ट इज ऑल अबाउट वेरेवर वी आर appraising the performance of an individual on the basis of only positive traits and negative traits we don't consider. इसमें क्या होता है, एक ट्रू पिक्चर, एक सही पिक्चर देखने को नहीं मिल पाती, सही अप्रेजल हम लोग नहीं कर पाते. नाउ फाइनली वी आर मूविंग टूवर्ड्स हॉर्न इफेक्ट. हॉर्न इफेक्ट में क्या करते हैं, इन दिस केस ओनली द नेगेटिव क्वालिटी. एक इंसान की नेगेटिव क्वालिटी क्या, वो लेट आ रहा है ऑफिस में. सपोज दैट he always come on the late, come office come on the late. वो हमेशा लेट ऑफिस में आता है, it doesn't come on time. तो अगर मान ली लेट आ रहा है बस, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है. जो भी आपने काम बोला वो काम पूरी तरह से करता है. वट एवर द स्टैंडर्ड यू हैव सेट, उन स्टैंडर्ड को अचीव भी करता है. इवन दो आप उसकी परफॉर्मेंस को सही से इवेल्युएट नहीं कर रहा है. क्यों इवेल्युएट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रोज लेट आता है. तो आप यू आर जजिंग ओनली नेगेटिव क्वालिटीज, यू आर नॉट जजिंग ओनली पॉजिटिव क्वालिटी. पॉजिटिव क्वालिटी क्या, लेट आ रहा है या टाइम से आ रहा है उससे मतलब नहीं. एट द एंड वो पूरा काम ठीक से कर रहा है ना. आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए उससे ऊपर काम कर रहा है, उससे एट पार काम कर रहा है. तो वी शुड गिव द मोर बेनिफिशियल.
मोर बेनिफिट टू देम। बट हम लोग क्या करते हैं, हॉर्न इफेक्ट के थ्रू हम लोग केवल नेगेटिव क्वालिटीज को देखते हैं और उसी के बेसिस पे अप्रेजल डन करते हैं। इसके चक्कर में क्या होता है, जो लोग एक्चुअली में डिजर्व करते हैं उनको अप्रेजल नहीं मिल पाता, और ये हॉर्न इफेक्ट के थ्रू भी हम लोग पूरी एक ट्रू पिक्चर ये एम्प्लॉयज की सही नहीं दिखाता। हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट हो गया। फिर वो सेंट्रल टेंडेंसी। इन दिस केस द सुपीरियर गिव्स एन अप्रेजल बाय गिविंग सेंट्रल वैल्यू द प्रिवेंट a really talented employees from getting promotions he deserve। some employees who don't deserve anything may get the promotion। मतलब क्या हुआ आपको समझाते हैं। एक टीम है, एक टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 पर्सन आर वर्किंग। उनको बोला गया था कि आपको 100 मार्कर सेल करना है, तो मतलब सभी को 100 मार्कर सेल करना है 10 लोगों को, तो ईच को कितना सेल करना है, 10 मार्कर। एवरीबडी हैज टू सेल द 10 मार्कर। बट फाइनली क्या हुआ, कुछ लोगों ने 15 सेल किए, कुछ लोगों ने 18 सेल किए, कुछ लोगों ने 2 सेल किए, कुछ लोगों ने 3, कुछ लोगों ने 5, कुछ लोगों ने 9, कुछ लोगों ने 17। अब हुआ क्या, जब हम लोगों ने परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया तो एट द एंड हमने क्या हुआ, 100 मार्कर हमारे सेल हो गए। तो पूरी टीम को एक जैसा परफॉर्मेंस अप्रेजल दे दिया गया, क्योंकि पूरी टीम ने काम करा। तो अब उसमें क्या हुआ, जिसने 15 और 18 जिसने सेल करना था 10, but they have been sold the 15 or 18 marker। But think about those people who have sold just only 2 marker or 3 marker or 5 marker, even though everybody is getting the same type of appraisal, that is called central tendency। हम लोग एक नॉर्मली मीन निकाल लेते हैं, उस मीन के बेसिस पे से परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उसको सेंट्रल टेंडेंसी एरर कहते हैं। समझ गए। कोई डाउट, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज टू टेल मी। अगला हुआ लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस। जैसे कि सम बॉसेस आर लीनियंट इन ग्रेडिंग देयर एम्प्लॉयज व्हाइल सम आर वेरी स्ट्रिक्ट। एम्प्लॉयज हु रियली डिजर्व प्रमोशंस में लूज अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द स्ट्रिक्ट बॉसेस, while those who may not deserve may get benefit due to the lenient boss। होता ही है, जब पेपर में कॉपी चेक होने जाती है, कुछ लोग होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, कुछ lenient होते हैं, जो होते हैं 100 में से 90 मार्क्स दे रहे हैं, और कुछ होते हैं कि 100 कितना भी अच्छा लिखोगे 100 में से 60 मार्क्स से ऊपर नहीं देंगे। तो जो लीनियंसी जो लीनियंट होते हैं उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छा अप्रेजल मिल जाता है। जो स्ट्रिक्ट बॉस होते हैं उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उसको अच्छा अप्रेजल नहीं मिलता। एक्चुअली में होता क्या है, जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिलता, और जो डिजर्व नहीं करते उनको अप्रेजल मिल जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गया, हेलो इफेक्ट हो गया, हॉर्न इफेक्ट हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, लिनेंसी और स्टिकनेस हो गया। फिर हो गया स्पिल ओवर इफेक्ट। इन दिस केस द एम्प्लॉय जजेस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली बाय द बॉसेस डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस। Therefore, although the employees may have improved performance, he may still not get the benefit। मतलब स्पिल ओवर परफॉर्मेंस में क्या होता है, हम लोग पास्ट की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, पास्ट की परफॉर्मेंस को भी साथ में इवेल्युएट करते हैं। अब मान लीजिए 2021 चल रहा है, 2020 की परफॉर्मेंस को भी आपने कंसीडर कर लिया। राहुल जी, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है कि एक टीम में 10 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, और उनको पूरी टीम को टारगेट दिया कि 100 मार्कर सेल कर रहे हैं। उसमें से कुछ ने तो मतलब 100 मार्कर सेल करना है 10 लोगों को, तो सभी को 10-10 सेल करना है। उसमें कुछ लोगों ने 15 सेल किए, कुछ लोगों ने 18 सेल किए, कुछ लोगों ने 20 सेल किए। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 सेल किए, किसी ने 3 सेल किए, किसी ने 5 सेल किए। उसमें क्या हुआ, सब बाद में फाइनली परफॉर्मेंस अप्रेजल हुई कि पूरी टीम ने तो 100 मार्कर सेल कर दिए, तो फिर फाइनली परफॉर्मेंस अप्रेजल हुई तो पूरी टीम का परफॉर्मेंस अप्रेजल एक जैसा हो गया। उसमें क्या हुआ, जिन्होंने अच्छा काम किया, जो रियली टैलेंटेड एम्प्लॉयज थे, जो डिजर्व करते थे, उनको तो मिलना चाहिए, उनको तो मिला। जिन जो डिजर्व नहीं करते थे उनको भी प्रमोशन मिल गया। दैट इज ऑल अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी। स्पिल ओवर पर इफेक्ट क्या होता है, हम लोग पास्ट की परफॉर्मेंस को भी जज करते हैं प्रेजेंट में इवोल्यूशन करने में। अब ये देखिए 2020 में किसी ने काम ठीक से नहीं किया, 2021 में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो 20 में काम उसने ठीक से नहीं किया तो 20 में उसको परिणाम ठीक नहीं मिले थे ना, उसको अप्रेजल ठीक नहीं मिला। तो बट 21 में काम उसने अच्छा किया तो उसको अप्रेजल अच्छा मिलना चाहिए। बट व्हाट एक्चुअली वी डू इन अ स्पिल ओवर इफेक्ट, व्हाट एक्चुअली वी डू इन अ स्पिल ओवर इफेक्ट, वी जज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, जो बिल्कुल बात गलत है। पास्ट में जिसने काम नहीं किया, आपके हमने 2 टेस्ट लिए 10-10 मार्क्स के,
पहले में आपके 10 में से 2 नंबर आए, दूसरे में 10 में से आपके 9 नंबर आ रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि आपने पहले वाले में 10 में से 2 नंबर आए हैं आपके, तो इस बार भी आपके 10 में से 9 नंबर नहीं आ सकते, आपके 10 में से 5 ही नंबर आएंगे। तो आपकी परफॉर्मेंस सेकेंड टाइम भी आपको सही से इवेलुएट नहीं किया, सही से अप्रेजल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड स्पिल ओवर इफेक्ट। नेक्स्ट आया फियर ऑफ लूजिंग सबऑर्डिनेट एंड स्पॉइलिंग रिलेशंस। कभी क्या होता है, मेनी बॉसेस डोंट विश टू स्पॉइल द रिलेशन विद देयर सबऑर्डिनेट, देयरफॉर व्हेन दे अप्रेज द एम्प्लॉयज दे मे एंड अप गिविंग हायर ग्रेड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। कुल मिलाकर कुछ लोग होते हैं कि मेरा रिलेशन ना खराब हो सबऑर्डिनेट से, कि एक हेल्दी रिलेशन बना रहे, रिलेशन स्पॉइल ना हो, दैट इज द ओनली रीजन दे आर गिविंग द वेरी गुड ग्रेड्स। सिंपल सी बात है। फिर हुआ गुडविल एंड टेक्निक्स टू बी यूज। समटाइम्स वेरी स्ट्रिक्ट अप्रेजल में अफेक्ट द गुडविल बिटवीन सीनियर एंड जूनियर। भाई सेम बात है यहां पर भी। सिमिलरली when different department in the same country use different method of appraisal, it becomes very difficult to compare the employees. पेपर वर्क एंड पर्सनल वाइज, कुछ लोग होते हैं अप्रेजल इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ पेपर वर्क ड्यू टू द वर्क लोड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट इंक्रीज, पर्सनल बायस एंड प्रीजुडिस रिजल्ट इन अ बॉसेस फेवरिंग सर्टेन पीपल्स एंड नॉट फेवरिंग अदर्स। तो इसमें हम लोग कुछ लोगों को फेवर करते हैं, कुछ लोगों को फेवर नहीं करते हम लोग, ठीक है। अब बताइए किसी में कोई डाउट? आज हम लोग केवल इतना ही कंप्लीट करेंगे। संडे संडे को क्लासेस नहीं हुआ करेगी, आज केवल क्लास ले लिया क्योंकि खाली थे, तो दैट इज द ओनली रीजन। बचा हुआ मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड्स कल पढ़ाएंगे हम लोग। कल से मतलब नॉर्मल डेज में हमारी 1 घंटे क्लास होगी, संडे को क्लास नहीं हुआ करेगी। आज संडे को क्लास ले लिया हमने, संडे को क्लासेस नहीं हुआ करेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं। आज वाले में कोई डाउट हो कल हम बताएंगे मॉडर्न मेथड्स कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स कौन होते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल से कम से कम परफॉर्मेंस अप्रेजल से 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे। और यूजीसी नेट की बात करें, नेट में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आता है। और अगर हम आरपीएससी की बात करेंगे, आरपीएससी में 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा परफॉर्मेंस अप्रेजल से आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो पूछ सकता है। और कल क्लास होगी 5:30 बजे, कल पूरी 1 घंटे की क्लास होगी और पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल कल हम लोग खत्म कर देंगे। कोई डाउट हो तो बताइए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए। राहुल, लक्ष्मी, आयुषी, शिखा, विवेक, anyone is having any doubt, please do tell me. कल से क्लास पूरा 1 घंटे चलेगा, आज का क्लास, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज 40 मिनट हो गया है, तो कल क्लास मिलते हैं कल 5:30 बजे, कल पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है।